फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है हमारा वो निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो वो बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, आप या चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस फ्रेंड्स इतना ही कहना कि अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा सामंजस्य बनाते हुए अपना विकास कर रही है। तो वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अन्य वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा सामंजस्य बनाते हुए अपना क्या कर रही है? विकास कर रही है। वर्तमान पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में तृतीय नंबर पर है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान पीपीपी के आधार पर अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर में है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में अगर हम बात करें तो तृतीय नंबर पर है। अर्थशास्त्रीय रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, परंतु वर्तमान में इस वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धा में नई प्रवृत्तियां और माहौल देखने को मिल रहा है जो निम्न है। तो हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमने क्या बात की? हम बस इतना देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पीपीपी के आधार पर अगर हम बात करें तो विश्व में कितने नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पे आती है, तृतीय नंबर पर आती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अगर हम अर्थशास्त्रीय रूप से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धा में नई प्रवृत्तियां और माहौल देखने को मिल रहा है। कौन कौन से माहौल देखने को मिल रहे हैं? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें उदारीकरण देखने को मिल रहा है, निजीकरण देखने को मिल रहा है, वैश्वीकरण देखने को मिल रहा है, सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है, कृषि क्षेत्र की भागीदारी में कमी देखने को मिल रही है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है, विनिर्माण क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सकारात्मकता है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि आज अगर हम बात करें तो नई अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो कुछ नई प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। और वो नई प्रवृत्तियां क्या हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी, कृषि क्षेत्र की भागीदारी में कमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, विनिर्माण क्षेत्र को महत्व, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सकारात्मकता। तो ये जो है ये क्या है? कुछ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आज के समय कुछ नई प्रवृत्तियां जुड़ रही हैं। इसके बाद हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों के प्रमुख सूचक के बारे में। तो जीडीपी में आर्थिक वृद्धि देखते हैं हम। जीडीपी में क्या देखते हैं? आर्थिक वृद्धि। तो अगर हम 2021-22 की में देखें तो जीडीपी में आर्थिक वृद्धि कितनी देखने को मिली है? 9.1%। वहीं पे 2022-23 में कितना? 7.2%। तो ध्यान देना है हमें, हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों के प्रमुख सूचक के बारे में। जीडीपी में आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो 2021-22 में 9.1% और 2022-23 में 7.2% है। कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र में अगर हम 2020-21 में देखते हैं तो 3.3% था। फिर अगर हम 2021-22 में देखते हैं तो 3.0% था। और अगर हम 2022-23 में देख रहे हैं तो हमें कितना देखने को मिल रहा है? 3.5% देखने को मिल रहा है। उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योग क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि हमको कितनी देखने को मिल रही है? तो उद्योग क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वर्ष 2020-21 में -3.3% थी। कितनी थी? -3.3% थी। वहीं पे वर्ष 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि देखने को मिली? 10.3%। और वर्ष 2022-23 में हमको कितना देखने को मिला? 4.1% देखने को मिला है। इसके बाद हम सेवा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो सेवा क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि अगर हम वर्ष 2020-21 की बात करते हैं तो -7.8% है। वर्ष 2021-22 में 8.4% और वर्ष 2022-23 में 9.1% है। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में कितना है? 1,26,855 रुपये। और वर्ष 2021-22 में 1,50,007 रुपये। और अगर हम बात करते हैं वर्ष 2022-23 में तो 1,72,276 रुपये। तो ये हमने क्या देखा? प्रति व्यक्ति आय देखी है। तो हमने
क्या देखा हमने? जीडीपी में आर्थिक वृद्धि देखी। वर्ष 2021-22 में कितना था? 9.1%। 22-23 में कितना हो गया? 7.2%। कृषि क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की बात करें, वर्ष 2020-21 में 3.3%, 21-22 में 3.0% और वर्ष 2022-23 में 3.5%। उद्योग क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि -3.3%, वर्ष 2020-21 में, 2021-22 में 10.3% और 22-23 में 4.1%। सेवा क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि की बात करें तो अगर वर्ष 2020-21 को देखें तो -7.8%, 2021-22 में 8.4% और 22-23 में 9.1%। प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में देखें तो 1,26,855 रुपये, वर्ष 2021-22 में देखें तो 1,50,007 रुपये और वर्ष 2022-23 में अगर हम देखते हैं तो 1,72,276 रुपये। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों के ये क्या हैं? प्रमुख सूचक हैं। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2020-21 में अगर हम देखते हैं तो 577 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। कितनी? 577 बिलियन अमेरिकन डॉलर। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2021-22 में कितनी है? 607 बिलियन अमेरिकन डॉलर और 2022-23 में कितनी है? तो 609.22 बिलियन अमेरिकन डॉलर। ये जो हमने ये स्रोत पढ़ा है, जो ये हमें सोर्स मिला है डेटा का, ये भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 का है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़े थे? हमने प्रमुख सूचक पढ़े। अब हम बात करते हैं उदारीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। उदारीकरण की जो उत्पत्ति है ये कब हुई? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसे मेटा विचारधारा रूप में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मेटा विचारधारा रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। एडम स्मिथ के माध्यम से यह नीति अहस्तक्षेप सिद्धांत रूप में क्या है? स्थापित है। ध्यान रखना है हमें कि उदारीकरण जो है, उदारीकरण को मेटा विचारधारा रूप में व्यक्त किया जाता है। एडम स्मिथ के माध्यम से यह नीति जो है वो कैसी है? ये कौन से सिद्धांत को फॉलो करती है? अहस्तक्षेप सिद्धांत रूप में क्या है? ये स्थापित है। वर्ष 1970 के दशक में इसे संपूर्ण यूरो अमेरिका में अपनाया गया था। वर्ष 1980 के मध्य चीन ने खुले द्वार की नीति के रूप में इसकी घोषणा की। तो वर्ष 1970 में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ष 1970 के दशक में से संपूर्ण यूरो अमेरिका में अपनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 1980 के मध्य चीन ने खुले द्वार की नीति के रूप में इसकी क्या कर दी थी? घोषणा की थी। भारत में इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई, किंतु विशेषीकृत रूप में यह वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के रूप में परिलक्षित हुआ। तो ध्यान रखना है, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? 1980 के दशक में हुई। भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत देखने को मिलती है वो 1980 के दशक में हुई, किंतु विशेषीकृत रूप में यह वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के रूप में क्या हुआ? परिलक्षित हुआ। तो ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो भारत में 1980 के दशक में हो गई थी, लेकिन अगर हम बात करें तो वास्तविक रूप से जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो कब मानी जाती है? 1991 से मानी जाती है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति ही क्या है? उदारीकरण है। तो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को ही क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की मुक्ति क्या है? उदारीकरण है। भारत में कार्यान्वयन के बारे में बात करते हैं हम। भारत में उदारीकरण के कार्यान्वयन की बात अगर हम करें तो लाइसेंस तथा पंजीकरण की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। अब केवल 4 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है। तो लाइसेंस सबसे पहले क्या किया गया? पहले क्या होता था? हर उद्योग को अगर खोलना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? लाइसेंस कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, और ये सभी कामों में कितना समय लगता है, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के पास जाकर, और हर चीज़ में इतना ज़्यादा ये प्रोसेस जो थी, प्रक्रिया जो थी, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, इतनी जटिल हो जाती थी, इस वजह से कोई निवेश करना ही नहीं चाहता था। तो इसको सबसे पहले क्या किया गया? उदारीकरण की व्यवस्था को लाया गया और सबसे पहला कार्य क्या किया गया? लाइसेंस तथा पंजीकरण की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। अब केवल 4 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लाइसेंस को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एकाधिकार कानून से छूट, एकाधिकार कानून से क्या कर दिया गया? छूट दे दी गई, जिसे क्या कहा जाता है? MRTP एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की समाप्ति, अब फर्मों को निवेश संबंधी निर्णय लेते समय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या किया गया कि इस एक्ट की समाप्ति, अब फर्मों को निवेश संबंधी निर्णय लेते समय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता
बड़ा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करें देखें तो लघु उद्योगों की निवेश सीमा में क्या की गई, वृद्धि की गई। तो लघु उद्योगों की निवेश सीमा में क्या की गई, वृद्धि। निवेश सीमा को बढ़ाकर 25 लाख से 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। उद्योगों का विस्तार तथा उत्पादन की क्या की गई, स्वतंत्रता की गई। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि भारत में आखिर उदारीकरण का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो पूंजीगत पदार्थों के आयात की क्या दे दी गई, स्वतंत्रता। टेक्नोलॉजी आयात की छूट दे दी गई। ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण किया गया। तो और क्या किया गया कार्यान्वयन के अंतर्गत, पूंजीगत पदार्थों के आयात की स्वतंत्रता दी गई, टेक्नोलॉजी आयात की छूट दी गई और ब्याज दरों का स्वतंत्र क्या किया गया, निर्धारण किया गया। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, अभी हमने उदारीकरण के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, निजीकरण के बारे में हम बात करते हैं। वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका क्या करता है, प्रबंध करता है। तो वह सामान्य प्रक्रिया, निजीकरण क्या है, निजीकरण सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम, निजी क्षेत्र जो है किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका क्या करता है, प्रबंध करता है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत निजीकरण की प्रक्रिया क्या की गई, शुरू की गई। 1991 के आर्थिक संकट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया। तो हमने क्या बात की, हमने बात की भारत में नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घाटे में चल रही सार्वजनिक कंपनियों को बेचने का क्या किया, निर्णय लिया। केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य क्या किया, निर्धारित किया। तो ध्यान रखना है हमें कि केंद्रीय बजट 2023-24 की हम बात करें तो सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य क्या किया है, निर्धारित किया। भारत में विनिवेश की शुरुआत वर्ष कब से मानी जाती है, तो भारत में विनिवेश की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई। वर्ष 2005 में विनिवेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष स्थापित किया गया। तो वर्ष 2005 में विनिवेश को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष को क्या किया गया था, स्थापित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं निजीकरण के उपाय या घटक के बारे में। तो निजीकरण के उपाय या घटक कौन कौन से हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र का क्या करना, संकुचन करना, मतलब जो पब्लिक एरिया हैं उनको क्या करना, कम करना, और निजी लोगों को, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो क्षेत्र है उसमें प्राइवेट्स को भी क्या कर, प्राइवेट या जो निजी क्षेत्र है उसका क्या करना, बढ़ावा देना या उसका विस्तार करना। तो निजीकरण के उपाय या घटक में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, मतलब सरकार के हाथों में चीज़ों को कम देना और निजी क्षेत्र में चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश, सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री, निजी क्षेत्र का कुल निवेश में अधिक भाग, ऋणों की शेयरों में परिवर्तनीयता आवश्यक नहीं रही। तो निजीकरण के उपाय या घटक में हमने क्या क्या पढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सरकार का विनिवेश, सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री, निजी क्षेत्र का कुल निवेश में अधिक भाग और ऋणों के शेयर में परिवर्तनीयता आवश्यक नहीं रही। इसके बाद हम बात करते हैं उदारीकरण, निजीकरण के बाद वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण को सामान्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हमने वैश्वीकरण के बारे में क्या पढ़ा कि वैश्वीकरण को सामान्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक एकीकरण में वृद्धि के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। और अगर हम बात करें वैश्वीकरण की तो भारत में 1991 के बाद सुधारों की प्रक्रिया ठीक वैश्वीकरण के बाद प्रारंभ होती है। तो भारत में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो भारत में सुधारों की प्रक्रिया जो है वो 1991 के बाद जो है शुरू की जाती है और वैश्वीकरण के बाद प्रारंभ होती है। वर्ष 2000 में IMF ने वैश्वीकरण के 4 बुनियादी पहलुओं की क्या की है, पहचान की है। तो हमें ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ज़्यादा समझना है। तो हमने वैश्वीकरण के बारे में बात की और हम देख रहे हैं कि वर्ष 2000 में IMF ने वैश्वीकरण के 4 बुनियादी पहलुओं की क्या की है, पहचान की है। पहला व्यापार और लेन देन, दूसरा पूंजी व निवेश आंदोलन, तीसरा लोगों का प्रवास और चौथा क्या है, ज्ञान का प्रसार। तो वर्ष 2000 में IMF ने वैश्वीकरण के 4 बुनियादी पहलुओं की क्या की है, पहचान। और वो 4 बुनियादी पहल कौन कौन सी हैं, पहला जो है
व्यापार और लेन देन, दूसरा पूंजी व निवेश आंदोलन, तीसरा लोगों का प्रवास और चौथा ज्ञान का प्रसार। ये जो हैं ये क्या हैं, ये वैश्वीकरण के 4 बुनियादी क्या हैं, स्तंभ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थियोडोर लैविट। थियोडोर लैविट को इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो वैश्वीकरण जो शब्द है ना, तो ये इसको इतना ज़्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो थियोडोर लैविट को इस शब्द को, वैश्वीकरण शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ग्लोबोफोबिया का उपयोग वैश्वीकरण के डर को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ग्लोबोफोबिया जो शब्द है वो किसके लिए है, तो ये वैश्वीकरण के डर को संदर्भित करने के लिए ग्लोबोफोबिया शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान में वैश्वीकरण के रुझान का मुख्य कारण स्वचालित मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। तो वर्तमान में वैश्वीकरण के रुझान का मुख्य कारण क्या है, स्वचालित मार्ग द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। इसके बाद वैश्वीकरण के शीर्ष 5 प्रकार बताए गए हैं। तो वैश्वीकरण के 5 प्रकार कौन है, वित्तीय वैश्वीकरण है, आर्थिक वैश्वीकरण है, तकनीकी वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि इसमें से वैश्वीकरण का प्रकार कौन सा नहीं है। तो 5 वैश्वीकरण के प्रकार हैं, कौन से, वित्तीय वैश्वीकरण, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसके बाद हम बात करें डेविड हार्वे वैश्वीकरण को टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो डेविड हार्वे जो हैं ये वैश्वीकरण को किस रूप में परिभाषित करते हैं, टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में क्या करते हैं, डेविड हार्वे वैश्वीकरण को टाइम स्पेस कंप्रेशन के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने हेतु गेट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई। तो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए गेट की जगह किसकी स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, WTO की स्थापना की गई। वैश्वीकरण के चलते भारत वर्तमान में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ध्यान रखना है, वैश्वीकरण के चलते भारत जो है वर्तमान में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी क्या बन गया है, अर्थव्यवस्था बन गया है। अब हम बात करते हैं सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी के बारे में। सेवा क्षेत्र की अधिक भागीदारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान परंपरागत रूप से बदलकर आज वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में नए रूप से आता जा रहा है। आज तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र है, आज तृतीयक क्षेत्र का योगदान दिनों दिन बढ़ रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था का रुझान प्राथमिक क्षेत्र से सीधा तृतीयक क्षेत्र में क्या हो गया है, पहुंच गया है। तो हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, अगर हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के चलते क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिविटी से, प्राथमिक अगर क्षेत्र से अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ बदल कर जा रहा है, तृतीयक क्षेत्र में जाके चेंज हो जा रहा है। इसके बाद सामान्यतः अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, आज तृतीयक क्षेत्र का योगदान दिनों दिन बढ़ रहा है। एक तरफ अर्थव्यवस्था का रुझान प्राथमिक क्षेत्र से सीधा जो है वो कहाँ जा रहा है, तृतीयक क्षेत्र में पहुँच गया है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था प्राथमिक से द्वितीयक क्षेत्र से होती हुई तृतीयक क्षेत्र में विकास करती है, लेकिन हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डायरेक्टली प्राथमिक से कहाँ चली गई है, तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि वर्ष 2022-23 में कितनी है, तो सेवा क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि जो है वर्ष 2022-23 में 9.1% रही है। कितनी रही है, 9.1% रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की भागीदारी के बारे में। भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर अपना जीवन निर्वाह करती है। जिस प्रकार से कृषि पर लगभग 70% लोग आश्रित हैं, वहीं सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान दिनों दिन घटता जा रहा है। तो ध्यान रखना है, हमने क्या पढ़ा, हम कृषि क्षेत्र की भागीदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में लगभग 70% जनसंख्या गांव में क्या करती है, निवास करती है, जो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पर अपना जीवन निर्वाह करती है। जिस प्रकार से कृषि पर लगभग 70% लोग आश्रित हैं, वहीं सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम बात करें, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान दिनों दिन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 3.5% की आर्थिक वृद्धि क्या हुई है, प्राप्त हुई है। कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत, 3.5% की हमको क्या प्राप्त हुई है, आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुई है।
अब हम बात करते हैं नॉलेज इकोनॉमी के बारे में, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में। क्या है ये? ज्ञान अर्थव्यवस्था अधिकांश उच्च विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधि के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान अर्थव्यवस्था जो है ये अधिकांश उच्च विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गतिविधि के एक बड़े हिस्से का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान अर्थव्यवस्था में मूल्य के घटक के रूप में अमूर्त संपत्तियां शामिल होती हैं। ज्ञान अर्थव्यवस्था में मूल्य के घटक के रूप में अमूर्त संपत्तियां क्या होती हैं? शामिल होती हैं। नॉलेज इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुएं एवं सेवाएं मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान गतिविधियों पर आधारित होती है। तो नॉलेज इकोनॉमी क्या है? नॉलेज इकोनॉमी एक आर्थिक प्रणाली है। ध्यान रखना है हमें, नॉलेज इकोनॉमी जो है ये क्या होती है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुएं एवं सेवाएं मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान गतिविधियों पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं, जो तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की तीव्र प्रगति में क्या करती हैं? योगदान देती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नवीन विचार, सूचना और व्यवहार के लिए मानव पूंजी तथा बौद्धिक संपदा पर अधिक निर्भरता इसका महत्वपूर्ण तत्व है। तो नॉलेज इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो नवीन विचार, सूचना और व्यवहार के लिए मानव पूंजी तथा बौद्धिक संपदा पर अधिक निर्भरता इसका क्या है? ये नॉलेज इकोनॉमी का महत्वपूर्ण तत्व है। तो महत्वपूर्ण तत्व क्या है नॉलेज इकोनॉमी का? नवीन विचार, सूचना, मानव पूंजी और बौद्धिक संपदा, ये जो है ये क्या है? महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके बाद नॉलेज इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक वातावरण के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को क्या किया गया है? शामिल किया जाता है। संस्थान और उद्योग ऐसी नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं जिनमें वैश्विक बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कौशल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ये हमने किससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी? नॉलेज इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें पढ़ी, ज्ञान अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों को देखा। अब हम बात करते हैं विनिर्माण क्षेत्र के महत्व के बारे में। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती प्रवृत्ति हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक लक्षण है। वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती प्रवृत्ति जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कैसे लक्षण है? हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, यदि हम स्वतः पुष्ट आर्थिक विकास के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करना है तो यहाँ पे हमें होगा, यदि हमें स्वतः पुष्ट आर्थिक विकास के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करना है तो हमें आर्थिक विकास के पूर्व, साथ में और बाद तक विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति करते रहना होगा। तो मतलब क्या है कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो हमें विनिर्माण क्षेत्र को भी क्या करना होगा? अपने विकसित करना होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करें तो वर्तमान और भविष्य दोनों में ही हमें अपने आर्थिक विकास के लिए हमें विनिर्माण क्षेत्र में क्या करना है? प्रगति करते रहना होगा। इस क्षेत्र में अगर हम विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में 4.1% की आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुई है। तो कितनी विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में कितनी वृद्धि प्राप्त हुई है? 4.1% की आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सकारात्मकता से संबंधित। एफडीआई के क्षेत्र में आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है। आज वैश्विक आर्थिक संकट के दौर में भारत जैसी अर्थव्यवस्था अपने बलबूते पर टिकी हुई है। ऐसे में एफडीआई की संभावना अधिक होती है और साथ ही सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम इस माहौल को और भी क्या कर देते हैं? सकारात्मक बनाते हैं। तो हमने क्या देखा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या फैली हुई है? सकारात्मकता फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के डाटा के बारे में। तो अगर हम देखें एफडीआई के बारे में तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में देखें तो वर्ष 2018-19 में कितना रहा है? तो ये 62.00 जो है ये अमेरिकन डॉलर में रहा है। जो ये राशि है ये किस में दी गई है? अरब अमेरिकन डॉलर में दी गई है। तो वर्ष 2018-19 में कितना? 62 अरब अमेरिकन डॉलर रहा है। 19-20 में 74.39 अरब अमेरिकन डॉलर रहा है। 2020-21 में 81.97 अरब अमेरिकन डॉलर रहा है। और 2021-22 में कितना रहा है? 85.57 अरब अमेरिकन डॉलर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देखें तो वर्ष 2018-19 से 2021-22 का अगर हम देखें तो ये जो है हमें लगातार क्या देखने को मिल रहा है? हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है? हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसमें हमें सकारात्मकता देखने को मिल रही है।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बात की, हमने चैप्टर को पढ़ा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत को कितना अरब अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो हम कब की बात कर रहे हैं, वर्ष 2021-22 में, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 74 जो है, ये क्या है इसका, 74 अरब अमेरिकन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने विनिर्माण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र में 4.1% की क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने हेतु गैट को प्रतिस्थापित किया है किसने। तो गैट को प्रतिस्थापित किसने किया है, WTO ने। किसने किया है, WTO ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई थी। तो हमने पढ़ा था 1980 के दशक से प्रारंभ हुई थी। और वास्तविक जो अगर हम बात करें तो उदारीकरण की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, 1991 से। तो कौन से दशक से प्रारंभ हुई, 1980 के दशक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का संबंध किससे है। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है। तो इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उदारीकरण। करेक्ट आंसर क्या है, उदारीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति किसके अंतर्गत की गई है। तो लाइसेंस तथा पंजीकरण की समाप्ति जो है वो निजीकरण के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लाइसेंस की प्रक्रिया अनिवार्य है। तो कितने में, 4 में। हमने देखा था कि 4 को छोड़कर अब कहीं पर भी लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारत के सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हुई है। तो वर्ष 2022-23 में भारत के सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत भारत की आर्थिक वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में। तो ये कितनी हुई है, 9.1% हुई है। इसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो विनिवेश की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो ये निजीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार द्वारा कितनी धनराशि का लक्ष्य विनिवेश के संदर्भ में रखा गया। तो 2023-24 में कितना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 51,000 करोड़ का जो धनराशि का लक्ष्य विनिवेश के संदर्भ में रखा गया। कब, केंद्रीय बजट 2023-24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाई गई थी। तो भारत में वैश्वीकरण की नीति जो है ये PV नरसिंह राव की जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में क्या हुई थी, लाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संकीर्ण व्यापार जैसे अर्थ में किसने परिभाषित किया। तो वैश्वीकरण को संकीर्ण व्यापार जैसे अर्थ में किसने परिभाषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, OECD ने। वैश्वीकरण को संकीर्ण व्यापार जैसे अर्थ में किसने, OECD ने क्या किया है, परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या होगा, अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल ठीक है। आयात निर्यात में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D ऑप्शन होगा, जिसमें सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की नीति को किस योजना के तहत लाया गया। तो भारत में वैश्वीकरण की नीति को कौन सी योजना के तहत लाया गया है, तो वार्षिक योजना के तहत लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का आविष्कार किसने किया था। तो वैश्वीकरण का अगर हम बात करें आविष्कार किसने किया था, थियोडोर लैबिट ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर व्यापक रूप से वैश्वीकरण का आगमन कब हुआ। तो वैश्वीकरण का आगमन कब हुआ, 19वीं सदी औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या नहीं है। तो वैश्वीकरण क्या नहीं है, तो अगर हम दिए गए ऑप्शन में देखें तो आयात पर प्रतिबंध लगाना जो है ये वैश्वीकरण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो विश्व व्यापार सम्मेलन की जो स्थापना है ये कौन से सम्मेलन के दौरान हुई थी, विश्व व्यापार संगठन की जो मराकेश सम्मेलन के दौरान। कौन से सम्मेलन के दौरान हुई थी, मराकेश सम्मेलन के दौरान विश्व व्यापार संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1991 आर्थिक सुधारों की नीति के द्वारा क्या किया गया था, भारत में वैश्वीकरण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो देश की अर्थव्यवस्था को
विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण का क्या है, अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की अर्थव्यवस्था का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की आबादित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही है। वैश्वीकरण की उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? ये WTO के द्वारा दी गई है। विश्व की अर्थव्यवस्था का माल और सेवाओं, पूंजी और श्रम बल की आबादित क्रॉस बॉर्डर आवाजाही है। वैश्वीकरण की ये परिभाषा जो है ये WTO के द्वारा दी गई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।